हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएस क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रोनाउन के बारे में। तो आज प्रोनाउन का 3, 4, 5 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। आप उन सारे वीडियो को बारीकी से एक एक करके देखिए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया हुआ है इस पे। और प्रोनाउन जो है एक ऐसा अहम पार्ट होता है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो किसी नाउन के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ये सारा चीज मैंने आपको पहले बताया हुआ है। आप देखिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज जो टॉपिक है, जो क्लास 10, 12 यहाँ तक कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हर पैटर्न पे, हर चीजों में, एकेडमिक, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव, हर जगह पे पूछा जाता है, वो चीज है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? सो द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड इंस्टेड ऑफ अ नाउन एंड आल्सो जॉइन सेंटेंसेस। अर्थात क्या होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन एक सेंटेंस में नाउन के स्थान पे प्रयोग होता है और यह वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है। क्या करता है? वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है। जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वहां रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जरा सोचिए, दो वाक्य को जोड़ने का मतलब है कि एक सेंटेंस यहां है, एक सेंटेंस यहां है, और इसको ला करके ऐसे खींच के ऐसे किया गया, तो यहां पर जो एक कंजक्शनल वर्ड इस्तेमाल होगा उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए कोई टूटी हुई चीज हो और टूटी हुई चीज को ला करके फेविक्विक से ऐसे 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 चिपका दिया गया। तो जरा सोचिए, ये दोनों पार्ट तो चिपक गया, लेकिन ये चिपका किसकी वजह से? ये जो चिपकाने वाला है वही तो है रिलेटिव प्रोनाउन। चिपकाने वाला का मतलब दोनों को जोड़ के रखने वाला, और जो दोनों को जोड़ के रखता है वो होता है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, एक सेंटेंस यहां से यहां तक शुरू होता है और फिर ये एक सेंटेंस है, और यहां जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वही तो होता है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है? तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं WH टाइप वर्ड। क्या होते हैं? WH टाइप वर्ड। और कौन कौन से होते हैं? हु होता है, हुम होता है, हुज होता है, विच होता है, व्हाट होता है, दैट होता है। क्या होता है? हु, हुम, हुज, विच, व्हाट और दैट, ये सब क्या होते हैं? आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जितने भी वर्ड है, इसका आप बारीकी से एक एक करके केयरफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका अर्थ आप समझेंगे, जानेंगे, तभी जाकर के आपको ये पूरा का पूरा रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आएगा। अगर आपने थोड़ा भी वीडियो को स्किप किया, जल्दी जल्दी भगा दिया, तो आपको बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। और देखिए सबसे पहले होता है हु। हु का मतलब होता है जो। क्या होता है? जो भागने वाला, जो नहीं, जो, ठीक है, सेंटेंस को जोड़ने वाला। इसका प्रयोग जो के शाब्दिक अर्थ में किया जाता है किसी सजीव पूर्ववर्ती संख्या के लिए। किसी सजीव पूर्ववर्ती मतलब इसका प्रयोग जो होगा, हु के पहले कोई ऐसा नाउन आया होगा जो जिंदा होगा, सजीव होगा। क्या होगा? जिंदा होगा, सजीव होगा। और इसका प्रयोग सब्जेक्टिव केस में किया जाता है। कहां किया जाता है? सब्जेक्टिव केस में। तो एक सेंटेंस का कॉमन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। तो यहां पर जब ये सब्जेक्ट लग जाएगा तो दूसरा सब्जेक्ट नहीं आने वाला है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है ही इज द बॉय अब्यूज्ड मी यस्टरडे, और यहां पर आपको दिया जाए हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, दैट। फील कीजिए। तो आप जरा सोचिए यहाँ पे क्या है? द बॉय, और एक सेंटेंस है अब्यूज्ड मी यस्टरडे। दोनों को जोड़ने के लिए हमने सब्जेक्ट के रूप में लगा दिया क्या? हु। अब यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा ही इज द बॉय, या वही लड़का है, हु अब्यूज्ड मी यस्टरडे, जो मुझे कल गाली दिया था। क्या किया था? कल गाली दिया था। वैसे ही दीज आर द टीचर्स who always supporting their students। अब सोचिए टीचर्स मरा हुआ तो होता नहीं है, टीचर्स जिंदा होता है, और इसके लिए बड़ा अच्छा लाइन कहा जाता है, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। इसके बारे में तुलना नहीं किया जा सकता है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। सोचिए, तो दीज आर द टीचर्स हु ऑलवेज सपोर्टिंग देयर स्टूडेंट। हु का प्रयोग किया गया, और हु के बाद कोई सब्जेक्ट थोड़ी आएगा, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट खुद ही हो गया, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पे बताया गया सब्जेक्टिव केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए
उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर वीडियो में कहीं पर भी कहीं किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे आपको लग रहा है कि ये चीजें मुझे नहीं आ रही हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन आपके सामने होगा विद इन 2 और 3 डेज, क्योंकि टाइम तो लगता है ना, तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली पक्का दूंगा। चलिए आगे आते हैं। अब आता है whom। whom का प्रयोग, whom मतलब क्या होता है? whom का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जिसे या जिसको। क्या होता है? जिसे या जिसको। इसका देखिए आप लिखा है, ये इसका प्रयोग जिसे या जिससे के अर्थ में किसी सजीव पूर्ववर्ती संख्या के लिए ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब एक बात ध्यान रखिए, सब्जेक्टिव केस हु और ऑब्जेक्टिव केस whom। क्या होता है? whom। अब यहां पर देखिए, he is the boy whom we met in the market। अब आप एक चीज यहां देखिए, यहां आपको क्या मिल रहा है? सब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं, सीधे वर्ब मिल रहा था। क्या मिल रहा था? वर्ब। इसका मतलब इस सेंटेंस के शुरू होने से पहले अगर यहां सब्जेक्ट है तो यहां तो ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए ना, ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, इसलिए होम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। कहां पे है? होम जो है ऑब्जेक्टिव केस में है। He is the boy whom, यानी यह वही लड़का है जिससे हम लोग मार्केट में मिले थे। कहां मिले थे? मार्केट में मिले हुए थे। इसी तरीके से these are the girls, ये वही लड़कियां हैं। these are the girls, ये वही लड़कियां हैं जिन्हें या जिसे I like very much, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। ठीक है। अब यहां पर देखिए आप एक चीज कि ये जो है द गर्ल्स द बॉय, ये क्या है? सजीव है। सजीव पूर्ववर्ती का मतलब एक स्टेप पहले है उनसे, तो whom का प्रयोग क्या किया गया है? ऑब्जेक्टिव केस में किया गया। अब आप एक चीज यहां नोटिस कीजिए, यहां भी सब्जेक्टिव केस है, यहां भी सब्जेक्टिव केस है। तो एक सब्जेक्टिव केस से पहले अगर सेंटेंस वाला है तो उसमें क्या होगा? वहां हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी these are the students whom we neglected, तो whom क्या है? यहां पर भी ये ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब यहां पर आता है कि हुज का प्रयोग किसको कहा किया जाता है? जिसका और जिसकी। हुज का मतलब होता है, शाब्दिक जो मतलब होता है, जिसका होता है या जिसकी होता है। इसका प्रयोग किसी सजीव या निर्जीव पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। अधिकार का मतलब पोसेशन। क्या होता है? पोसेशन दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सोचिए, दिस इज द बुक। अब बुक क्या है? दिस इज द बुक, या वही किताब है, या वही किताब है। दिस इज द बुक। अब सोचिए, जिसका बुक होगा, कह रहा है हुज कलर इज रेड, जिसका कलर क्या है? रेड है। जिसका कलर कैसा है? रेड है। ठीक है। तो यहाँ पर हुज जो है एक नॉन लिविंग थिंग्स अर्थात निर्जीव चीज के अधिकार को बताने के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा हुज। क्या हो गया? हुज। ही इज द बॉय हुज फादर इज अ मिनिस्टर, यह वही लड़का है। अब सोचिए, यहाँ पर तो आ गया क्या? यहाँ पर आ गया लिविंग थिंग, सजीव आ गया। हुज फादर इज अ मिनिस्टर, जिसके पिताजी क्या है? एक मिनिस्टर है। क्या है? एक मिनिस्टर है। तो ऐसे भी हो सकता है इसका प्रयोग। अब चलिए आगे आते हैं विच का। विच क्या होता है? इसका प्रयोग किसी निर्जीव पूर्ववर्ती संख्या के लिए सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। निर्जीव पूर्ववर्ती संख्या मतलब इसके पहले कोई निर्जीव आना चाहिए, कोई सजीव भी आ सकता है, सजीव के लिए भी चल सकता है। देखिए अभी नोट्स में नीचे मैं लिखवा दूंगा या नीचे लिखवाया गया, आप देख रहे हैं। कभी कभी इसका प्रयोग किसी सजीव के लिए भी, कोई छोटा बच्चा हो या कोई जानवर हो तो उसके लिए किया जा सकता है। जैसे दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। अब सब्जेक्टिव केस में क्यों है? क्योंकि यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है विच, तो इसलिए यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस है। दिस इज द पेन। पेन क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है, और इसके बाद इस दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया? विच लगाया हुआ है। ऐसे ही दिस इज द कैट। अब ये कैट जो है एक छोटी से जानवर का, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर विच लगा देते हैं, और विच जो हमारा है सब्जेक्टिव केस में है। तो देखिए आप, विच का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है। एक बार बड़े गौर से, बहुत ही ध्यान से इस चीज को पढ़िए, और अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए और बारीकी से पढ़िए, क्योंकि एमएस क्लासेस हमेशा आपके साथ है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में कमेंट कीजिए, उसके लिए एक नया वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा और डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा उपाय किया जाएगा। आप एक बार नोट्स ले लीजिए, एक बार इसका मे बी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला रूल की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए, तो आपने वो नोट कर लिया। अब हमारा जो अगला पॉइंट था वो था व्हाट का। व्हाट का मतलब होता है जो। व्हाट का भी सेम टू सेम मतलब होता है हिंदी में जो। इसका प्रयोग जो के शाब्दिक अर्थ में सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव केस दोनों में किया जाता है। लेकिन एक नोट यहाँ पे बताया गया है कि यदि किसी ये यानी अर्थात व्हाट का प्रयोग किसी कथन या कहावत को जोड़ने के लिए ज्यादा किया जाता है। ये क्या करते हैं, किसी कथन या कहावत को ज्यादा जोड़ते हैं। कथन का मतलब जैसे मैं क्या कहता हूँ, लिसन टू मी व्हाट आई से, लिसन टू मी व्हाट आई से, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तो ये हो गया कथन। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया, व्हाट ने किया। तो व्हाट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। वैसे ही लिखा हुआ है व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, यानी जो हो चुका है अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। अर्थात इसको एक मुहावरे के रूप में या कहावत के रूप में भी कहा जा सकता है कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते हुए आपने कोई काम नहीं किया और समय बीत गया तो आप पछता रहे हैं, वो मैंने कर दिया होता ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें, तो व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, यानी कि आप प्रिपरेशन, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम जैसे ही आ जाता है सिर पे, खत्म हो जाता है, फिर आप पछताते हैं काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश मैं ये टॉपिक और रिवाइज कर लिया होता, काश मैं एमएस क्लासेस से ग्रामर के सेक्शन पढ़ लिए होते तो आज शायद हो सकता था मेरे ग्रामर के ये पोर्शन बिल्कुल और बहुत ही शानदार तरीके से क्या हो जाते, सॉल्व हो जाते। क्योंकि एमएस क्लासेस आपको देता है सबसे इजी, सबसे आसान, सबसे कह सकते हैं सबसे इजी थिंग्स, सबसे इजी कॉन्सेप्ट, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली किसी चीज को सीख सकते हैं। तो आप इस चीज को सीखते रहिए, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाइए और वो जो लाल बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, उसको जल्दी से दबाइए, क्योंकि जल्दी से दबाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हम कितना वीडियो अपलोड करते हैं और कितने सारे वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है व्हाट कैन नॉट बी क्योर मस्ट बी इंड्योर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है कि व्हाट कैन नॉट बी क्योर, जिसका इलाज संभव ना हो, मस्ट बी इंड्योर, उसी के साथ तो रहना है। अर्थात जो नहीं हो सकता है वही तो करना है। अर्थात अगर एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, किसी समस्या में हम जूझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो हमें उसी समस्या से तो लड़ना है। अर्थात कि जिस समस्या का, जिसका इलाज संभव ना हो, जिसका इलाज, देखिए संभव हो गया, जिसका इलाज संभव ना हो उसी समस्या के साथ रहना शुरू कर दीजिए। एक ना एक दिन वो समस्या जरूर सॉल्व हो जाएगी। और वो जहां असंभव लग रहा था, उस असंभव में एक वर्ड निकल के आएगा, संभव, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही तो पॉसिबल छिपा होता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन नॉट बी क्योर मस्ट बी इंड्योर, यानी जो चीजों का इलाज संभव नहीं है उसके साथ रहना शुरू कर दो, डेफिनेटली उसका इलाज मिल जाएगा। चलिए, तो आप, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया। अब आखिरी टॉपिक जो हमारा आता है, आखिरी जो पॉइंट्स आता है वो होता है दैट का। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट का मतलब ही जो होता है। क्या होता है, जो होता है। और इसके लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम दैट लगाते ही लगाते हैं। जैसे ऑल के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है, सेम या सम जो होता है इसके बाद दैट का प्रयोग किया जाता है, नो, नॉट, नन इनके बाद दैट का प्रयोग किया जाता है, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी इनके साथ दैट का प्रयोग किया जाता है, ओनली सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव अगर आता है तो उसके साथ किया जाता है। और क्वेश्चन टाइप वर्ड जो होते हैं ये आते हैं तो इनके साथ भी हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। अब आता है बात कि ये जो दैट होता है ये सब्जेक्टिव केस में भी लग सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी लग सकता है। इतने सारे एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए इसको देखते हैं। हु दैट आई नो हैज हर्ट यू, यानी कौन है वो जिसने तुम्हें हर्ट किया है, बताइए कौन है वो जो तुम्हें परेशान किया है। यहां पर ये जो दैट है वो ऑब्जेक्टिव केस में, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके बाद भी एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट से पहले वाला हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता है। वैसे ही व्हाट इज दैट डिस्टर्ब यू सो मच, यानी क्या चीज है वो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान किया है। दिस इज ऑल्सो इन अ ऑब्जेक्टिव केस। बट अब जरा सोचिए, यहां अगर हम बात करेंगे कि दिस इज द बेस्ट बुक, अब आप देख रहे हैं यहां पे बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो इसके बाद समझ जाइए कि यहाँ पे जो कंजक्शन यूज होगा, जो जोड़ने के लिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, वो होगा दैट। क्यों, क्योंकि दिस इज द बेस्ट बुक की बात हो रही है और बेस्ट बुक, ये जो बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री का है और इसलिए इसके बाद जो हम यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा दैट। इसी तरीके से
ही इज द ओनली बॉय, आपको मैंने बताया है कि ओनली एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हम क्या करते हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो ही इज द ओनली बॉय दैट अब्यूज्ड मी, यानी कि वह आखिरी लड़का है। तो देखिए जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं इनके साथ भी दैट का उपयोग होता है। दैट सब्जेक्टिव केस में भी लग सकता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी लग सकता है। इसका हिंदी अर्थ जो होता है, एक बार फिर से आप इस पे पूरे आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट पे एक बार नजर मार लीजिए। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट अ गोल्ड, हर चमचमाती चीज सोना नहीं होती। ऐसे ही हर इंग्लिश का क्लास एमएस क्लासेस नहीं होता। इसलिए जरूर और जरूर बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर इस चीजों से रिलेटेड कहीं पर भी कोई समस्या आती हो तो यकीनन आप बिना हिचकिचाए, बिना किसी समय गवाए कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन देने का सारा उपाय एमएस क्लासेस जरूर करेगा। तब तक के लिए आज हमारा जो ये प्रोनाउन का चैप्टर था ये पूरा खत्म होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।